हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम इंडियन पिनल कोड 1860 के चैप्टर 23 के बारे में पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर 23 में सिर्फ एक सेक्शन 511 के बारे में बात की गई है। तो इस तरीके से आपको पता है कि इंडियन पिनल कोड में चैप्टर जो है वो 23 हैं और सेक्शन जो है वो 511 है। तो आज के वीडियो में एक तरीके से हमारा लास्ट चैप्टर और लास्ट सेक्शन है। चैप्टर भी बहुत छोटा है, सेक्शन भी बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ। इसे हम ऐसे समझते हैं कि धारा 511 इसमें जो प्रयत्न के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं, तो सामान्यतया प्रयत्न की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में कहीं भी नहीं दी गई है, परंतु प्रयत्न की संरचना हेतु कुछ आवश्यक जो बातें हैं वो उन्हें आप नोट कर सकते हैं। इनमें से पहली बात होगी कि अपराध कारित करने की आपराधिक मनः स्थिति, है ना, कि कोई व्यक्ति अपराध कारित करने का जो प्रयत्न कर रहा है तो उसकी आपराधिक मनः स्थिति होनी चाहिए, उसकी मनः स्थिति आपराधिक होनी चाहिए। और इसमें दूसरा पॉइंट ये हो सकेगा कि एक कार्य जो आपराधिक प्रयत्न का दोषपूर्ण कार्य गठित करता हो, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपराध कारित करने की आपराधिक मनः स्थिति रखता है और ऐसा कार्य जो आपराधिक प्रयत्न का दोषपूर्ण कार्य गठित करता है। इस आशय से कार्य की पूर्ति में असफलता अर्थात आशयित अपराध जो है उसे पूर्ण होने तक कार्य का न हो पाना, यह आपराधिक प्रयत्न के बारे में आवश्यक तत्व हो गए। समझ पा रहे होंगे आप। धारा 511 क्या बता रही है? ऐसा अपराध जिसकी सजा आजीवन कारावास होती या अन्य कारावास होती, ऐसा अपराध को करने का कोई प्रयत्न कर रहा है। धारा 511 ऐसी धारा है जिसमें किसी अपराध के किए जाने का दंड नहीं दिया जा रहा है, बल्कि किसी अपराध के करने का प्रयत्न किया है किसी ने, उस प्रयत्न के लिए दंड की बात करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करने का प्रयत्न कर रहा है और उस समय उसकी जो मनः स्थिति है वह आपराधिक है, पहली पॉइंट ये हो गई। दूसरी पॉइंट हो गई कि ऐसे आपराधिक प्रयत्न का दोषपूर्ण कार्य उसने कर दिया, यानी प्रयत्न उसने किया। और तीसरा इसमें तत्व पॉइंट ये होगा कि आपराधिक मनः स्थिति के साथ आपराधिक प्रयत्न का दोषपूर्ण कार्य किया और उसमें असफल हो गया, यानी प्रयत्न तो किया लेकिन प्रयत्न उसका पूरा नहीं हुआ उस अपराध को करने का। या दूसरा चीज कि आपराधिक मनः स्थिति के साथ कोई व्यक्ति आपराधिक प्रयत्न तब तक कर रहा है जब तक वह कार्य पूरा न हो जाए। कार्य पूरा नहीं हुआ है लेकिन कार्य पूरा होने तक वो अपना प्रयत्न कर रहा है आपराधिक मनः स्थिति के साथ, और ऐसा कार्य करने का प्रयत्न कर रहा है जिसकी सजा आजीवन कारावास या अन्य कारावास हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि धारा 511 के अंतर्गत आपराधिक प्रयत्न किया जा रहा है, जिसके लिए दंड की व्यवस्था धारा 511 में की गई है। तो आप फटाफट पेन पेपर लेके बैठ जाइए। उम्मीद है आपके पास पहले से ही होगा। पेन, पेपर, बेयर एक्ट, हाइलाइटर ये सब आपने रखा होगा। अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ आप इस माध्यम से अपने पेपर में नोट डाउन करते हुए चलिए। आपका नोट्स अब तक आपने बना लिया होगा। और वैसे बच्चे जो कि दूर दराज गाँवों में रहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड बनाना चाहते हैं और जिनके पास कोई साधन नहीं है, कोई गाइड नहीं है, तो उन बच्चों तक
आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिए, उन्हें ज़रूर लाभ मिलेगा। भाई सबके पास तो इतना पैसा होता नहीं है कि वो दिल्ली जा सकें या फिर और भी कहीं, या फिर आजकल तो घर बैठे भी ऑनलाइन कोचिंग भी बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध कराते हैं। लेकिन सबके पास, सारे बच्चों के पास इतनी सुविधा नहीं होती है कि वो अफोर्ड कर सकें इतने पैसे। तो उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो कि बहुत रिमोट एरियाज़ में रहते हैं और जो कि बिल्कुल भी इकोनॉमिकली तो बिल्कुल भी वो प्रिपेयर्ड नहीं है कि वो कहीं कोचिंग की फ़ीस दे सकें या फिर महंगे महंगे नोट्स खरीद सकें। तो प्लीज़ 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 ऐसे बच्चों तक पहुंचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सारे वीडियोस ज़रूर शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, ताकि दूर दराज के गाँवों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और वे बच्चे लाभ ले सकें। मेरा चैनल बनाने का और ये पढ़ाने का मकसद बस इतना ही है कि मैं हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि मुझे भी ना बहुत प्रॉब्लम होता था जब मैं लॉ कर रही थी या फिर बाद में भी जब मैं बेयर एक्ट उठाती थी ना, तो मुझे समझ में नहीं आता था पहले। फिर ना धीरे 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 करके इन चीज़ों को समझा, कई बार पढ़ा, बहुत सारे फिर इससे रिलेटेड जो बुक्स होते हैं वो पढ़े, नोट्स पढ़े। जब सारा कुछ पढ़ने के बाद तब जा कर के फिर धीरे धीरे बेयर एक्ट पे कमांड बना और समझ में आया। तो मैंने इस पे ना काफ़ी टाइम दिया। जब टाइम दिया तब ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे कमांड में आए। तो मुझ तो फिर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास ये समझ की कमी होगी, बेयर एक्ट को समझने में जिन्हें प्रॉब्लम आता होगा और उनके पास कोई गाइड नहीं होगा कि उनको कोई ठीक से बता सके कि इसका ये मतलब होता है, ये ऐसे एक्सप्लेन किया गया है। तो प्लीज़ ऐसे बच्चों की हेल्प के लिए ये चैनल और वीडियोस ज़रूर उन तक पहुँचाएँ। चलते हैं हम चैप्टर 23 की तरफ, जो कि अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में बात करती है। चैप्टर 23 में एकमात्र धारा अर्थात इंडियन पेनल कोड का लास्ट सेक्शन, भारतीय दंड संहिता की अंतिम धारा 511 के बारे में वर्णित है, जो कि आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न। यदि कोई ऐसा अपराध है जिसकी सज़ा आजीवन कारावास या अन्य कारावास हो सकती है और ऐसे अपराध को करने का कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है, तो उसे किस प्रकार से दंडित दिया जाएगा, इसके बारे में हम धारा 511 में जानेंगे। जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध करने का या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा जहाँ की ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है, वहाँ उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए जो यथास्थिति आजीवन कारावास से आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसे हम ऐसे समझते हैं कि धारा 511 इसमें जो प्रयत्न के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं, तो सामान्यतया प्रयत्न की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में कहीं भी नहीं दी गई है, परंतु प्रयत्न की संरचना हेतु कुछ आवश्यक जो बातें हैं वो उन्हें आप नोट कर सकते हैं। इनमें से पहली बात होगी कि
अपराध कारित करने की आपराधिक मनः स्थिति, है ना, कि कोई व्यक्ति अपराध कारित करने का जो प्रयत्न कर रहा है तो उसकी आपराधिक मनः स्थिति होनी चाहिए, उसकी मनः स्थिति आपराधिक होनी चाहिए। और इसमें दूसरा पॉइंट ये हो सकेगा कि एक कार्य जो आपराधिक प्रयत्न का दोषपूर्ण कार्य गठित करता हो, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपराध कारित करने की आपराधिक मनः स्थिति रखता है और ऐसा कार्य जो आपराधिक प्रयत्न का दोषपूर्ण कार्य गठित करता है, इस आशय से कार्य की पूर्ति में असफलता अर्थात आशयित अपराध जो है उसे पूर्ण होने तक कार्य का न हो पाना, यह आपराधिक प्रयत्न के बारे में आवश्यक तत्व हो गए। समझ पा रहे होंगे आप। धारा 511 क्या बता रही है? ऐसा अपराध जिसकी सजा आजीवन कारावास होती या अन्य कारावास होती, ऐसा अपराध को करने का कोई प्रयत्न कर रहा है। धारा 511 ऐसी धारा है जिसमें किसी अपराध के किए जाने का दंड नहीं दिया जा रहा है, बल्कि किसी अपराध के करने का प्रयत्न किया है किसी ने, उस प्रयत्न के लिए दंड की बात करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करने का प्रयत्न कर रहा है और उस समय उसकी जो मनः स्थिति है वह आपराधिक है, पहली पॉइंट ये हो गई। दूसरी पॉइंट हो गई कि ऐसे आपराधिक प्रयत्न का दोषपूर्ण कार्य उसने कर दिया, यानी प्रयत्न उसने किया। और तीसरा इसमें तत्व पॉइंट ये होगा कि आपराधिक मनः स्थिति के साथ आपराधिक प्रयत्न का दोषपूर्ण कार्य किया और उसमें असफल हो गया, यानी प्रयत्न तो किया लेकिन प्रयत्न उसका पूरा नहीं हुआ उस अपराध को करने का। या दूसरा चीज़ कि आपराधिक मनः स्थिति के साथ कोई व्यक्ति आपराधिक प्रयत्न तब तक कर रहा है जब तक वह कार्य पूरा न हो जाए। कार्य पूरा नहीं हुआ है लेकिन कार्य पूरा होने तक वो अपना प्रयत्न कर रहा है आपराधिक मनः स्थिति के साथ, और ऐसा कार्य करने का प्रयत्न कर रहा है जिसकी सजा आजीवन कारावास या अन्य कारावास हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि धारा 511 के अंतर्गत आपराधिक प्रयत्न किया जा रहा है जिसके लिए दंड की व्यवस्था धारा 511 में की गई है। धारा 511 को समझाने के लिए एक प्रोफेसर केनी थे, आप नाम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, केनी। तो केनी जी ने ये बताया कि प्रयत्न गठित करने वाला आपराधिक कार्य ऐसे कार्य के संपादन द्वारा पूर्ण होता है जिससे सर्वप्रथम आशय का प्रथम दृष्टया स्पष्ट साक्ष्य मिल जाता है, यानी आपराधिक कार्य करने का क्या आशय था इसका स्पष्ट साक्ष्य पता चल जा रहा है। और एक अन्य थे रसेल महोदय जी, उन्होंने बताया कि प्रयत्न में आपराधिक कार्य का व्यवहारिक परीक्षण यह है कि अभियोजन यह सिद्ध करे कि अभियुक्त द्वारा उठाए गए कदम ऐसे बिंदु तक पहुंच गए थे जहां उन्हीं से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वे किसी आपराधिक लक्ष्य की ओर इंगित थे। तो प्रोफेसर केनी महोदय और रसेल महोदय जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी अपराध का प्रयत्न क्या हो सकता है। और धारा 511 को स्पष्ट रूप से समझने के लिए ना हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम थोड़ा पीछे के सेक्शंस याद करते हैं। जब प्रत्येक अपराध अपनी पूर्णता के लिए 4 प्रक्रम से गुजरता है, यानी किसी भी कोई अपराध जब गठित होता है, आप इसे नोट डाउन करते रहेंगे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि जब कोई अपराध जो है वो पूर्ण होता है तो उसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो मेंसरिया होता है, दुराशय, और सेकंड स्टेप उसका होता है तैयारी, प्रिपरेशन, और उसका जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है अटेम्प्ट, प्रयत्न। और इसी प्रयत्न के लिए दंड की बात धारा 511 करती है। और हम आपराधिक पूर्णता की बात कर रहे थे कि अपराध कैसे पूर्ण होगा, तो तीन स्टेप मैंने बताया, दुराशय, तैयारी, प्रयत्न। चौथा स्टेप इसका होता है कार्य का पूर्णयन।
तो धारा 511 में अपराध का यह चौथा स्टेप लागू नहीं होगा, क्योंकि कार्य अगर पूर्ण हो गया तब तो उसको कार्य के लिए दोष, अपराध के लिए दोष मिलेगा। धारा 511 अपराध के प्रयत्न का दोष दे रहा है। तो क्लियर हो पा रहा होगा आपको कि धारा 511 में अपराध के 3 स्टेप पूरे हो रहे हैं। दुराशय, मेंसरिया, हाँ, सेकंड है तैयारी और थर्ड है प्रयत्न। तो इसी प्रयत्न के लिए दंड की बात कर रहा है। प्रयत्न क्या हो गया? एक तरीके से अपराध की तीसरी अवस्था हो गई। तो अभी आप समझ पाए होंगे धारा 511 को, जो कि अपराध की 3 अवस्थाओं के बारे में बताता है। इसके पहले मैंने 3 वो पॉइंट्स जो क्लियर करे थे अभी। पहला क्या हो गया कि मन स्थिति होनी चाहिए कैसी? आपराधिक, यानी उसका दुराशय होना चाहिए। सेकंड में क्या है कि उसने उस कार्य को करने की तैयारी करी है, यानी ऐसा अपराध करने की उसने तैयारी करी है। और सेकंड में उसने वो प्रयत्न, अटेम्प्ट ले रहा है, और अटेम्प्ट तब तक ले रहा है जब तक कि कार्य पूरा ना हो जाए। तो तब तक की स्थिति को हम प्रयत्न मानेंगे। और इस दृष्टांत बता रही है, दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। दृष्टांत क यह बताती है कि क एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया है और इसलिए वह इस कार्य के अधीन दोषी है। और दृष्टांत ख यह बताती है कि क य की जेब में हाथ डालकर य की जेब से चुराने का प्रयत्न करता है, चुराने का प्रयत्न कर रहा है। तो दृष्टांत के माध्यम से समझ में आया। पहला दृष्टांत यह बता रहा है कि संदूक तोड़कर खोलता है, यानी उसका आपराधिक मन स्थिति क्लियर हो रहा है। तैयारी हो रही है, तैयारी उसने किया, तोड़कर खोला, और उसने अटेम्प्ट भी लिया, खोला और आभूषण चुराने का प्रयत्न किया। लेकिन संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण ही नहीं है। तो उसने 3 काम तो कर ही दिया। तो उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया, इसलिए वह इस धारा 511 के अधीन दोषी होगा, क्योंकि उसने चोरी का अपराध करने का प्रयत्न किया। और जो सेकंड दृष्टांत है वो क्या कह रहा है कि जेब में हाथ डालकर चुराने का प्रयत्न करता है। तो जेब में हाथ डाला, उसका आपराधिक मन स्थिति क्लियर हो रहा है कि हाँ, उसका ये आशय था कि हाँ उसे चोरी करनी है। और दूसरा, उसने तैयारी करी, चोरी करने के पहले सोचा, मतलब चोरी नहीं, जेब में हाथ डालने के लिए पहले उसने सोचा, जेब में हाथ डाला, ठीक है। तो उसने तैयारी भी, अब उसका मन स्थिति भी क्लियर है कि आपराधिक है। उसने तैयारी किया और उसने प्रयत्न किया। यह कि जेब में कुछ न होने के परिणाम स्वरूप क अपने प्रयत्न में असफल रहता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अगर कुछ होता तब तो वो चुरा ही लेता, तो वो चोरी का अपराध हो जाता। लेकिन यहाँ पे वो चुराएगा क्या? कुछ है ही नहीं तो, लेकिन प्रयत्न तो किया ना। तो धारा 511 के अंतर्गत उसका अपराध हुआ और धारा 511 के अंतर्गत वह दोषी होगा। उम्मीद है धारा 511 बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये जो दृष्टांत क है ना, इस दृष्टांत क और ख से संबंधित जो वाद हैं, पहले आपने पढ़ा होगा आर बनाम रिंग का एक वाद है। और इसके पहले भी कुछ वाद आए थे, जैसे कि आर बनाम कॉलिंस, ये सब आप नाम लिख लेंगे ना। पूछता है कि धारा 511 से संबंधित ये कौन कौन से वाद हैं, या फिर वाद का नाम दे देगा और पूछ देगा किस धारा से संबंधित है। तो आर बनाम रिंग हो गए, आर बनाम कॉलिंस हो गया, आर बनाम मैकफर्सन हो गया, आर बनाम ड्रॉइड हो गया, है ना। तो
धारा 511 से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि कोई भी अपराध करना है तो उस अपराध के लिए पहले व्यक्ति प्रयत्न करेगा, फिर अपराध करेगा। तो अपराध करने में असफल हो गया तो वो प्रयत्न तक ही सीमित रहा, तो वह धारा 511 के अंतर्गत दंडित होगा। लेकिन एक ऐसा भी अपराध है जिसका प्रयत्न करने के लिए तो धारा 511 लागू हो सकता है, मतलब प्रयत्न के लिए तो धारा 511 का दंड मिलेगा। लेकिन अगर वो डन हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयत्न कर रहा है, वो बच गया, तब तो उसे दंड मिलेगा। और यदि कोई हत्या का प्रयत्न कर रहा है, नहीं कर पाया, तो भी उसे 511 के अनुसार दंड मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लिया तो उस अपराध के लिए उसे उसे क्या सज़ा मिलेगी? वो तो आत्महत्या करके चला गया, है ही नहीं, बचा ही नहीं। लेकिन अगर हत्या के मामले में अगर ये बात होती है कि हत्या करने का प्रयत्न किया तो धारा 511 के अनुसार दंड, लेकिन हत्या कर दिया तो फिर उसका हत्या का अपराध गठित होगा, तो उसको हत्या के हिसाब से। तो ऐसे ही हर मामले में होगा। प्रयत्न करता है तो प्रयत्न के लिए दंड मिलेगा धारा 511 के अनुसार। अपराध गठित हो जाता है तो उसको उस अपराध के लिए दंड मिलेगा, उस अपराध के लिए जो दंड निर्धारित किया गया है। लेकिन आत्महत्या वाली बात ऐसी है कि आत्महत्या का अगर कोई प्रयत्न करता है और 511 के अनुसार वो दोषी होगा और दंड प्राप्त होगा। लेकिन अगर वो डन कर लेता है तो फिर क्या होगा, आप कुछ सोचिए। ऐसे ही धारा 307 जो है, धारा 307 के अंतर्गत जो भी बातें, जो मामले नहीं आते, उन्हें धारा 511 के अनुसार दंडित किया जा सकता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे धारा 511 के बारे में। और इस प्रकार जो है हमने इंडियन पिनल कोड के सारे सेक्शंस पढ़ लिए। उम्मीद है आपको इससे इंडियन पिनल कोड को समझने में एक नया आयाम मिला होगा। स्पष्ट रूप से आप सारे सेक्शंस को एक बार गो थ्रू कर पाएंगे। और हमें वीडियोस में लाइक, कमेंट, शेयर के माध्यम से आप ज़रूर इन्फॉर्म करिए। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए भी थैंक यू। साथ ही साथ उन बच्चों के पास इन वीडियोस को पहुँचाने के लिए थैंक यू जिनके लिए मैंने ये वीडियोस क्रिएट किया है।